हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो है हमारी एक छोटी सी पॉडकास्ट अक्षित के साथ, जिसने हाल ही में जेई मेंस में 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया है। और इस पॉडकास्ट में हमने अक्षित से बात करी है पूरी तरीके से कि कौन से मटेरियल्स उसने यूज करे थे, कौन से वो बुक्स प्रेफर करेगा, और साथ ही में सारे स्टडी हैक्स जो उसने यूज करे थे टू अचीव दिस मार्क्स। अब इसके साथ मैं तुम लोगों को ये भी चीज बता देना चाहता हूं कि अक्षित का अपना एक पर्सनल चैनल है यूट्यूब पे, जिसपे वो जेई रिलेटेड वीडियोस बनाता है, स्टडी व्लॉग्स बनाता है और बहुत सारी चीजें बनाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको यहां पर उसका चैनल का लोगो दिख रहा होगा। तो मेक श्योर करना कि आप अक्षित को जाके सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। और हाँ, साथ ही में ये भी श्योर करना कि तुम कैफेपीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ऐसे बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर तुम्हें 11th 12th और सारी चीजों और जेई नीट हर तरह के मटेरियल्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं सारे वीडियोस में, जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो। चलो हम लोग चलते हैं मेन वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहूँगा मैं अपने एंड से, थैंक यू। ये जो हुआ एक्चुअली में बहुत मतलब कि कह सकता हूँ बहुत लोगों के लिए ड्रीम होता है। हमें सबको पता है, तुम्हें भी पता है, ठीक है, ये हम सभी को पता है। और ऑनेस्टली ये चीज़ जो है एकदम नॉर्मल सी बात है कि इसको अचीव करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। लाइक मेहनत तो नेक्स्ट लेवल लगती है। तो वो पता चलता है, लाइक मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे वो सब, तो उससे मुझे ये गेस हो गया था कि मेहनत किस लेवल की लगी है। एंड वो जो एक वाइब था ना स्टडी टेबल वाला, वो एक नेक्स्ट लेवल वाइब था। हाँ, तो आजकल वैसे भी काफ़ी सही लगता है। सबसे पहला अगर स्टार्ट करा जाए, और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जो लाइक कोई भी नहीं पूछेगा, ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, लेकिन मेरा ये बेसिक सा क्वेश्चन था कि तुम्हें जेई के लिए प्रेप करने के लिए कहाँ से आया दिमाग में, क्योंकि मुझे जेई के लिए प्रेप करना और मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। देखो, इंजीनियरिंग का मतलब मेरे को हमेशा से, मतलब जब से मैं मिडिल स्कूल में था, मेरे को कंप्यूटर साइंस का हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि ऐसे कोडिंग वगैरह होती है। तो उसके बाद से मैं तब से कर ही रहा हूँ। तो मेरे को इतना क्लियर था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस की तरफ ही जाना है, ऐसे ब्रॉडली इंजीनियरिंग का नहीं था। और जेई वाला भी मेरे पापा की तरफ से ही पता चला, क्योंकि पापा ने बोला कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस करनी है, लो आईआईटी है, आईआईटी करो, वहाँ पे जाके देखो। तो उन्होंने मेरा कोचिंग कराया, वो सब कराया। तो मतलब मुझे मेरे डैड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उधर से ही पता चला कि हाँ, आईआईटी कोई चीज़ है, इंजीनियरिंग यही होती है और कंप्यूटर साइंस करनी है। जनरली इन कॉमन ये चीज़ उतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ। कि जैसे नॉलेज जो है वो वहाँ से आए, तो ये कुछ अलग था ऑनेस्टली। और वैसे डैड भी इंजीनियर है क्या? तो ऐसा पूरी फैमिली में सब कोई इंजीनियर है, सब कोई। ओ, तब आई कैन गेस। और वो चीज़ होती है कि हाँ, उधर से इंस्पिरेशन आता है फॉर श्योर। जो चीज़ें आप देखते आ रहे हो ना, तो उससे आता है, फॉर श्योर आता है। सही है। अच्छा, अगली चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो तुम अभी 12th में हो या फिर तुमने ड्रॉप लेके दिया इस बार? मैं अभी मेरी 12th, मतलब अभी मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, तो मेरी 12th अभी मतलब जस्ट खत्म हुई है इसी साल। तो मैं ड्रॉप नहीं लिया, इसी साल मैंने। मतलब तुम, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, अभी बोर्ड का तो क्या सीन चल रहा है हमें भी पता है, कैंसिल नॉट कैंसिल। वैसे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए एट द एंड, अगर प्रिपरेशन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस एंड में देखना होता है कि सब्जेक्टिव पेपर है तो उसका लिखने का स्टाइल है, बाकी तो आता ही है। अगर मैं ऑनेस्टली पूछूं इस टाइम पे कि तुम्हें क्या लगता है, बोर्ड्स एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जो मतलब तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है? हाँ, जो मतलब मैं तो चाहूँगा कि हो, क्योंकि एक तो हाँ हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी नहीं है जिससे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम से काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में, जैसे हम तो इंजीनियरिंग वाले हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम से काफ़ी जगह डीयू वगैरह में एडमिशन होता है, और बाहर भी जो लोग अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए होता है। तो उनके हिसाब से, मतलब उनको देख के तो होना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो ज़्यादा उनसे कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा तो जेई नीट होता है, तो मतलब पर्सनली मेरे को उतना है नहीं, बट फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि आगे काम आता है 12th के बोर्ड सर्टिफिकेट, उसके मार्क्स, तो मैं चाहूँगा कि हो। अभी वो आ रहा है न्यूज़ में कि 90 मिनट का हो जाएगा या मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर करके ख़त्म करते हैं, आसान भी होगा, सब बढ़िया। हाँ, वो चीज़ सही है, मुझे भी लगी, लेकिन बट ऐसा भी होता है कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाइक 12th के मार्क्स के मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन हुई थी। तो हाँ, तो वो सब एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है कहीं ना कहीं घूम फिर के। तो हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं, ऑफ कोर्स ये बात है कि जब से तुमने 11th तो तुमने करी होगी लाइक ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, लाइक कोचिंग जाके, बट 12th तो पूरा ऑनलाइन ही जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि किस इंस्टीट्यूट से हो तुम, ऑफ कोर्स ये बात है, वो तो कर भी नहीं सकते, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ अगर, तो तुम क्या प्रेफर
कर सकते हो? लाइक तुमने तो दोनों चीज़ देखा, ऑनलाइन भी और हाँ। ऑफलाइन भी। लाइक पहले ऑफलाइन करा फिर ऑनलाइन करा, तो तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद आया और कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है दोनों में से? तो क्या था कि मैंने तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करे हैं। मैं 11th में मैं ऑफलाइन करा था, लेकिन 12th में फिर मैंने ऑनलाइन करने के लिए एक दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था। तो क्या मैं तो ओके। ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक पहले तो मेरे जो 11th में जो टीचर थे वो मेरे उतने अच्छे नहीं थे, स्पेशली मैथ्स के। तो मेरा बहुत बड़ा बैकलॉग था और मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत वीक थी। आई थिंक उसकी वजह से मेरी अभी तक मैथ्स काफ़ी वीक है। तो क्या था कि मेरे फिर वहाँ पे कुछ बैचमेट्स ने रेकमेंड किया था कि ये यूट्यूब पे लेक्चर चल रहे हैं, उनको देखो। तो फिर मैंने देखना शुरू किया और फिर मैं पूरा उसमें ही चला गया कि ऑनलाइन मैंने अपनी कोचिंग की क्लासेस करना छोड़ दिया। तो ऑनलाइन में मैंने क्या देखा कि वो इसलिए बेटर है, मुझे पर्सनली लगा कि एक तो तुम अपने टीचर्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम किसी कोचिंग में बैच में रहते हो तो तुम्हें उसी बैच के टीचर्स मिलता है। तो यहाँ पे तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें मतलब जिसकी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी तुम्हें पसंद आ रही है उसकी तुम कर सकते हो। और ये भी था कि इसमें तुम ऑनलाइन जो है उसमें तुम्हारे अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो तो तुम अपनी पेस पे लर्न कर सकते हो। जैसे मेरी पेस थोड़ी फास्ट है तो मैं हर चीज़ 2x पे देख के जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता था। लेकिन अगर किसी को स्लो लर्निंग में चाहिए तो वो भी अपने उससे देख सकता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये भी है कि तुम जब तुम्हारा स्केड्यूल है तब करो। तो जैसे मेरा था कि सुबह मैं लेक्चर्स देखूंगा तो सुबह ही मेरा हो जाता था, मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ता था, मैं अपने हिसाब से कर लेता था। तो ये मतलब इससे फिर मैं हर दिन पढ़ता था, वो कोचिंग में भी हर दिन नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो क्रेडिट करूँगी कि ऑनलाइन जो मेरे यूट्यूब वगैरह से देखे उन्हीं की वजह से मेरा सिलेबस भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हुआ। तो मेरे को तो ऑनलाइन बहुत अगर ऐसा बोला जाए कि यू हैव टू रिकमेंड सम यूट्यूब चैनल्स टू द लाइक जो एस्पायरेंट्स है अभी जिसको तुमने भी प्रेफर करा, तो वो कुछ ऐसे कौन से नाम होंगे टॉप 3? अनअकैडमी जेई पुराने लेक्चर्स जो पहले साल के थे, ठीक है, फिजिक्स वाला। और उसके बाद मैं रेकमेंड करूँगा, एक तो है मोहित त्यागी के लेक्चर्स होते हैं, कंपटीशन उनकी टीम है, उनके बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। और एक और मैं कहूँगा वेदांतु के 2 चैनल्स हैं, एक केमिस्ट्री का और मैथ्स का। उसमें जो रिवीजन प्लेलिस्ट है ना वो बहुत अच्छी है। मैंने सारे अपने रिवीजन बहुत अच्छी है, फाइनल उसमें उन्हीं से करा है। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत कंसाइजली बहुत छोटे टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करा है। तो वो भी मैं रेकमेंड करूँगा लाइक फाइनल रिवीजन के लिए। तो एक कंक्लूजन पे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन से काफ़ी बेटर है। हाँ, और मैंने भी ऐसा पर्सनली फील करा है, क्योंकि यू गेट अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। और वो ऐसा नहीं रहता कि भैया जो टीचर मिल गए उन्हीं से पढ़ो जबरदस्ती, ऐसा वाला नहीं रहता। क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि अगर बैच में मेजॉरिटी को अगर एक टीचर पसंद आ रहे हैं तो तुम चाहे माइनॉरिटी में एक दो नहीं कर सकते, ये चीज़ होती है। हाँ, अगर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, और अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे रखा है कि लोगों को लगता है ना कि जेई क्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ होनी चाहिए। अब 2 प्रकार से लेता हूँ, एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ और एक साइकोलॉजी वाला लेता हूँ। तो एक साइकोलॉजी में लोगों को क्या लगता है कि भैया हमें शुरू से बिल्कुल एकदम होता है ना कि पैदा लिए और ऐसा कि जेई फोड़ना है, ऐसा वाला होना चाहिए। और दूसरे एंड पे लोगों को क्या लगता है ना कि मेरे पास लाइक बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें कम है, जैसे मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, इस टॉप इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं है, फिर मेरे पास ये पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसको मैं नहीं करूँगा तो भैया जेई तो निकलेगी नहीं निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है जो फैली हुई है। तो तुम क्या कहना चाहोगे इस पर कि ये सही है या गलत? चलो पहले हम साइकोलॉजी की बात करते हैं कि देखो एक मेंटालिटी होना ज़रूरी है कि हाँ जेई हमसे होगा। तुम अगर जब तक ये मेंटालिटी नहीं रखोगे और सोचोगे कि जेई बहुत टफ है, वैसे नहीं है, मैंने दिया है, उतना टफ नहीं है जितना मैं भी पहले मैं तो क्लास 11th में PYQs ही नहीं करता था जेई मेंस तक के। अब मुझे आगे लगा कि क्या अब मैं एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, अब क्या चुन्नू से क्वेश्चन है, ऐसा लगता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हाँ थोड़ा सा लगता है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए कि हाँ तुमसे हो जाएगा। चाहे वो तुम कोई और माने ना माने, तुम मान के रखो कि हाँ मेरे में वो है, वो डिज़ायर है, वो मैं अचीव कर सकता हूँ, वो तुम रखो और बाकी सब हो जाएगा। अब बुक्स की बात करते हैं, तो जो ये कोचिंग मटेरियल वाला फंडा है ना कि मैं भी अभी मैं खुद अपने एडवांस के लिए बुक्स ढूंढ रहा था। तो मैंने देखा कि जैसे अभी मैंने अपनी कोचिंग मॉड्यूल थी मेरी जिसमें एडवांस पैकेज था और मेरे पास एक संगीत सीरीज़ है, तो मैं फ्लिप कर रहा था और दोनों से मैंने देखा कि मुझे 6-7 क्वेश्चन, मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ रहा था, 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोनों बुक्स में, मतलब संगीत से लिए हुए। तो हर टॉप जो कोचिंग मटेरियल होता है उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग होती है क्योंकि ये सब इन बुक्स से ही ली होती है। तो तुम जो भी लोगे तो उसमें तुम्हें बहुत कम डिफरेंसेस मिलेंगे, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये ही करना है वही करना है। तुम्हारी बुक तुम्हारी रैंक थोड़ी डिसाइड करेगी। तुम जैसे बुक
कब वो प्रैक्टिस करोगे वही करेगा। तो ऐसे बुक्स के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना कोचिंग मटेरियल करो। सबका कोचिंग मटेरियल ऐसा नहीं होता कि किसी का कोचिंग मटेरियल बेटर है, कोई भी करके रख लो, बस इनफ प्रॉब्लम्स करो और उनको अच्छे से करो कि मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो। मैंने भी मेरे पास भी 3 तरह के जेई मटेरियल्स है जो मैं जनरली बच्चों को देता हूँ, तो 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट के। और मैंने भी एक चीज़ उसमें कॉमनली देखी है ना कि उनका कोई सा भी एक डीपीपी रहेगा या फिर कोई सा भी एक टॉपिक अगर उन्होंने समझा रखा है ना, तो उसमें मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो पीवाईक्यूज के डाले हुए होते हैं जो पहले आ चुके हैं, या तो फिर कुछ आरडी शर्मा से उठा के डाल देते हैं। हाँ, तो वही सब घुमा फिरा के कुछ अड़ियंत वाले क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के बस वही होता है। एक कह सकते हैं कंपाइलेशन है सारे क्वेश्चंस का हर जगह। इसलिए भी मैं जो कोचिंग मटेरियल है उसको मैं प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, बहुत जगह सोर्सेज से लिए होता है। जो एक्चुअली रेफरेंस जेई बुक्स होती हैं इनमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा इररेलेवेंट कंटेंट होता है। जो कोचिंग होते हैं उसमें सारे काम की चीज़ें रखते हैं और अलग अलग जगह से रखते हैं। तो इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि हाँ, बुक्स तो लो रेफरेंस बुक, बट कोचिंग मटेरियल को अपनी प्रायोरिटी रखो क्योंकि वो बेटर है। नो डाउट वो बेटर तो है, क्योंकि उसका सबसे बेटर होने का जो सबसे मेन रीज़न यही है जो तुमने भी कहा, जो सेम है कि सारी चीज़ एक जगह मिल जाती है, इधर उधर अलग अलग बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, अगर इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, बट वो तो अब हो ही गया एट द एंड, बट सिंपली अगर बोलूँगा तो जो बुक्स और मटेरियल्स हैं उसकी कलेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे बुक्स होने चाहिए जिसपे उस बंदे को ट्रस्ट हो जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है कि हाँ भाई ये वाली बुक मुझे को जमती है, ये वाली बुक्स की इंपॉर्टेंस भी है तो वो मुझे करनी है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि नहीं इस बुक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मुझे वही करनी होगी, मैं ये जो मुझे पसंद है वो नहीं कर सकता। इस पे क्या है? नहीं, ऐसा थोड़ी है, जैसा हमें अब भी बात करें कि बहुत ओवरलैपिंग कंटेंट होता है, तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो करनी चाहिए, जो बहुत अच्छी होती है, जैसे मानी जाती है, जैसे एच.सी. वर्मा, मतलब बेसिक्स बहुत मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसी बुक्स हाँ करो। बट उसके बाद जो बाकी बुक्स है, डी.सी. पांडे है, फिर यहाँ पे सेंगेज की फिज़िक्स है, वो सब मतलब सेम ही लेवल पे आती है। तो उसमें से कोई भी जो भी तुम चाहो, मतलब जिसकी भी तुम्हें लैंग्वेज या जिसकी भी थ्योरी तुम्हें ज़्यादा अच्छी लग रही है रेफरेंस के लिए, वो वाली ले लो। ऐसा कोई वो नहीं है कि, और इतनी ज़्यादा भी, मतलब मेरे पास, मैं यहाँ पे इस साइड मेरी एक स्टैक ऑफ बुक्स है, इस साइड मेरे एक स्टैक ऑफ बुक्स है, मतलब मेरे पास बहुत सारी बुक्स है। तो ऐसा भी नहीं मत करना, मतलब 3 बुक चाहिए तुम्हें, मैं तो कहता हूँ। एक जो तुम्हारी रेफरेंस बुक होती है, और एक जो तुम्हारी जेई मेंस के क्वेश्चंस करा देती है उसमें, और फिर एक जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में तो सारे एक ही साथ होते हैं, बट इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 टाइप ऑफ बुक से हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो एंड में रिवीजन के वक्त कोई और बुक ले सकते हो, जैसे अगर तुम जेई एडवांस के लिए कर रहे हो तो थोड़ी और एक्स्ट्रा बुक ले ली कि हाँ थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, वो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा मार्केट में फैला हुआ क्वेश्चन, मैं तो ऐसे ही मार्केट में फैला हुआ क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो कमेंट में सबसे ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। और ये एक बहुत ही रिलेटेबल होगा, और सिंपल बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ क्वेश्चन है कि लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या जेई मेंस सेल्फ स्टडी से क्लियर की जा सकती है? सेल्फ स्टडी यूट्यूब को ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर साथ में, बट कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिना। अगर ये क्वेश्चन ना 2-3 साल पहले आता ना, जब सिर्फ फिज़िक्स वाला था यूट्यूब पे बड़ा चैनल, तो मैं कहता नहीं, क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन अब जो इतने अमाउंट, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे आके तुम्हें फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, इतनी सारी चॉइस है, तुम्हें मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने 12th में भी मेरी कोचिंग क्लासेस तो थी, मैंने जाके देखा था, कंपेरेबल कंटेंट तुम्हें मिल रहा है। तुम बिल्कुल अब जब अगर यूट्यूब से कर रहे हो तुम बिल्कुल कर सकते हो। और अगर तुम जैसे अभी बहुत सारे कोर्सेज भी आ रहे हैं, फिज़िक्स वाला, अनअकैडमी, ये सब है, तुम वो भी ले सकते हो, थोड़े कम कॉस्ट पे है। लेकिन मैं यूट्यूब से बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें बस अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए और एक टेस्ट सीरीज़ या कहीं से प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब मॉक पेपर्स चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, तुम बिल्कुल कर सकते हो 100%। बहुत अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पे, बहुत सारा कंटेंट है, तुम्हारे पास बहुत चॉइस है, और तुम अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे इसको तुम बिल्कुल कर सकते हो। मैंने मतलब अब मेरी 11th इतनी ख़राब थी क्योंकि मेरे इतने सारे बैकलॉग्स वगैरह थे, मैंने इफेक्टिवली 11th और 12th दोनों ही यूट्यूब से पढ़े। तो लाइक मैं अगर कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत तुमने सही बात कही कि होता है ऐसा कि पूरे साल कहीं से भी पढ़ लो, लास्ट में ऐसा उठ के यूट्यूब पे आना ही पड़ता है एट द एंड, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। वो सही बात है क्योंकि यूट्यूब पे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली, एक ही चैप्टर की 30 मिनट की वीडियो है, 30 घंटे की वीडियो है और 3 आवर की वीडियो है, तो
बहुत सारी वैरायटी तो है नो डाउट, और काफ़ी सारे टीचर्स जो है वो फ्री कंटेंट तो दे ही रहे यूट्यूब पे, तो अनलिमिटेड ऑप्शन है, उसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ ओके, तो सबसे ज़्यादा जो किसी भी एक बंदे का जिसका भाई 99 परसेंटाइल एबव आता है, उससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही होता है कि व्हाट वाज योर स्टडी प्लान, क्योंकि सबको लगता है ना कि अगर किसी और बंदे का स्टडी प्लान उठा के अगर हम लोग छेप देते हैं अपने पे तो सब सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा स्टडी प्लान पूछा जाए, लाइक एक शेड्यूल पूछा जाए कि तुम कितने घंटे पढ़ लेते हो दिन में, तो उसका तुम क्या कहोगे, लाइक कितने घंटे? तो मैं अभी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे करना है, और अभी तो मेरी सारी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो मैं जब जेईई मेन के लिए पढ़ा था, ये लॉकडाउन के बाद है, क्योंकि मैं तो बस बोलता हूँ कि मेरा जो फरवरी 2020 था पिछले साल, तभी से मैंने मतलब सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मेरा क्या था कि मैं दिन में 8-9 घंटे पढ़ लेता था। तो मेरा दिन ऐसे स्ट्रक्चर्ड था कि मैं सुबह उठता था, मैं 3 घंटे पहले लेक्चर्स देखता था 2x स्पीड पे। तो उसमें मतलब मैं हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देता था, उस 1-1 घंटे में 1-1, 2-2 लेक्चर एक चैप्टर के कंप्लीट कर लेता था। तो पहले मैं वो करता था, फिर मैं 1-2 घंटे का ब्रेक लेता था, और फिर मैं 12 बजे के आसपास से बैठता था क्वेश्चंस करने, जो भी मैंने उस लेक्चर में पढ़ा है सुबह सुबह। तो मैं दिन में दोनों चीज़ों को मतलब इंपॉर्टेंस देता था, लेक्चर्स को भी और प्रैक्टिस को भी। तो मतलब शाम को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था 4-5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी हो सके मैं जितना स्ट्रेच कर सकूं, और सुबह 3 घंटे फिक्स थे लेक्चर्स के लिए। तो ये रोज़ का था मेरा, एवरी डे मैं ऐसे 3 घंटे लेक्चर्स देखता था और 6 घंटे वो करता था। बस वीकेंड पे मैं क्या करता था कि बैकलॉग्स अपने कवर करता था, या 11th रिवाइज़ करता था, जो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में करना, कि उसके अपने सिलेबस के अलॉन्ग 11th रिवाइज़ कर रहा, तो मैं वीकेंड्स में वो करता था। अगर ऐसा टाइम को सही से यूटिलाइज करने की बात करें, तो मैंने तुम्हारा ब्लॉग देखा है, उसमें मैंने एक चीज़ गौर करा था कि लाइक ऐसे पढ़ाई के टाइम तो तुम पढ़ाई करते ही हो, लेकिन जैसे खा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा जिसमें 2 चीज़ मल्टीटास्किंग से किया जा सकता है, तो उस समय मैंने देखा कि तुम एनीमे देख रहे थे और साथ में खा भी रहे थे, तो एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा था टाइम का। वही चीज़ मैंने देखा, वही मेन डेडिकेशन होता है जो देख के काफ़ी बच्चे इंस्पायर होते हैं और एक्चुअली में होते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है कि हर किसी को क्या लगता है ना कि लाइक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, वो तो है ही, डिसिप्लिन तो होना पड़ता है, बट ऐसा भी है क्या कि जो सोशल लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है प्रिपरेशन करने के ऐसा नहीं है। इसलिए मतलब मेरे को इसलिए जो कोटा का कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को हमेशा से थोड़ा मेरे को उससे अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरत नहीं है। लोग अपना आराम से, मैं तो स्कूल जाके, मैं तो कहता हूँ तुम स्कूल भी जा रहे हो, तुम हो सकता है तुम्हें बस अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। जैसे मैं क्या कहता, मैंने आई थिंक एक दिन मैं बैठा था, जब से मैंने ये टाइम यूटिलाइज़ करना था, तो मेरे को इसका आइडिया आया था टाइम यूटिलाइजेशन का। जब मैं एक दिन बैठा था, मैंने नोट किया था कि मैं कितना टाइम यूज़ करता हूँ खाने में, सोने में, पढ़ने में, और फिर मैंने देखा था कि मेरे 4-6 घंटे बच रहे थे, जिसमें मैं बस कुछ कर रहा था जो मेरे को पता नहीं था, जो नॉन एसेंशियल चीज़ कर रहा था। तो मतलब मैं इतने घंटे बचा रहा हूँ, तो उसमें अगर मेरे को पढ़ना नहीं है, मैं अपना पढ़ने का ऑलरेडी टाइम डाल चुका हूँ, तो उसमें तो मैं इंजॉय करूँगा या रिलैक्स करूँगा। तो वो मेरे को तब उससे पता चला कि हाँ, इतना टाइम तुम्हारे पास है रिलैक्स करने का। अगर तुम 9-10 घंटे भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास इतना सारा टाइम, तो सोशल लाइफ तुम्हें बिल्कुल वो होनी भी चाहिए। तुम्हें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जो 11th-12th है, तुम जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम बाकी चीज़ को एलिनेट कर दो। दुनिया तो अभी भी चल रही है, जो अभी भी तुम्हें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इररेलेवेंट है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। मैं कहूँगा हाँ, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए इररेलेवेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है कि हाँ तुम पढ़ो, बट हाँ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तुम्हें भी उसके साथ चलना है, तो तुम्हें न्यूज़ अपडेट रहना चाहिए, स्किल्स तुम्हें बनाने चाहिए, तो वो सब में तुम्हें रहना चाहिए 11th-12th में भी। मतलब जेईई प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट होना चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी दी ओनली थिंग यू आर डूइंग 11th-12th में। टोटली एग्रीड। ये होना चाहिए कि एक सोशल लाइफ तो लाइक चाहिए, क्योंकि भाई बंदा कितना ही पढ़े, हाँ, अब वो मैं हो जाता है ना थोड़ा। मैं खुद इतना इमोशनल स्ट्रेस होता है अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त नहीं है, या तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं बनती है, तो ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू हैव समबडी कि जिससे तुम बात कर सको और इसके साथ मज़े कर सको। ऐसे अकेले नहीं हो पाता। मैंने एक्सपीरियंस करा, नहीं हो पाता, बहुत स्ट्रेस होता। और ऐसा अब तो फिलहाल कोरोना के पहले की अगर सिचुएशन पूछे, लाइक उसकी भी नहीं पूछ सकते क्योंकि तुम्हारा तो उसमें ही आ गया अंडर में पूरा प्रिपरेशन, बट ऐसा हैंग आउट करने का लोगों को लगता है कि ऐसा फ्रेंड्स से थोड़ा कनेक्शन टूट जाता है। जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो जेईई के लिए काफ़ी तगड़ा प्रिपेयर करते थे, आज सही कॉलेजेस में, तो उन लोगों का भी लाइक हमसे ना थोड़ा सा कनेक्शन तो छूटता ही है, क्योंकि
टाइम जो होता है उनका एक फिक्स है कि हाँ भैया इतना देर पढ़ना है, इस समय कुछ नहीं। तो ये होता है कि उस समय अगर उन्हें कॉल करो तो वो नहीं आते, बट ये थोड़ी मोड़ी जो सेक्रीफाइस है वो तो ज़रूरी है ऑफ कोर्स एट द एंड, बिकॉज क्योंकि वो जो रिजल्ट मिलना है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल रिजल्ट मिलेगा। एंड हाँ ओके, सो अगर अगला ये सारे मैं कोई भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो उसके अगला वाला क्वेश्चन का आंसर तुम खुद ब खुद ही कर दे रहे हो, तो मुझे उसके बाद वाला पूछना ही नहीं पड़ रहा है कोई नहीं। अच्छा, अगर बात करें टॉप बुक्स, ऐसा जनरली मैं इस चीज़ में मानता नहीं हूँ बीइंग ऑनेस्ट, बट अगर बात करें टॉप बुक्स की जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए प्रेफरेबल थी और तुम लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि अगर कोई भी इंटरव्यू देखते हैं ना तो जनरली जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी इंसान वहाँ इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, वो हमेशा बताते हैं कि बुक्स कौन सा होना चाहिए, और बच्चे इस इंटरेस्ट से देखते भी हैं, और मैं ये थंबनेल पे भी डालूंगा ही कि बुक्स यूज्ड। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये होता है लोगों में। तो इसमें क्या कहना चाहोगे कि कौन से वो टॉप बुक्स सब सब्जेक्ट के? तो मैं ऐसा कहूँगा, मैं भी बिलीव नहीं करता कि ऐसा कुछ है, और मैं तो कहता हूँ कि सारे, जैसे मैंने कहा, सब ओवरलैप करते हैं। बट जो मैंने यूज़ करी है बुक्स, मतलब मैंने इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में दिया हुआ है कि मैंने क्यों यूज़ करी है। बट अगर मैथ्स में सिंगेज, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस तुम जो भी इमेजिन कर सकते हो वो क्वेश्चन इसमें होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक जो तुम्हें मिलेगा जेई क्वेश्चंस का, वो तुम्हें सिंगेज सीरीज़ में मिलेगा। फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा मस्ट ऑब्वियस, उससे अच्छा बिगिनर्स के लिए कोई और सोर्स नहीं लगा है। एनसीईआरटी 11th-12th की बकवास है, फिजिक्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एच.सी. वर्मा बहुत अच्छे एक्सप्लेन्ड है। और उसके बाद तुम 100%। कुछ भी जा सकते हो, डीसी पांडे जा सकते हो, सेंगेज जा सकते हो, और अगर तुम्हें बिल्कुल ही टॉप लेवल पे प्रिपरेशन करनी है तो इरोडोव भी जा सकते हो। मैंने कभी छुई नहीं है, मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे से होते ही नहीं है, तो मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है होने नहीं वाला है, मैं अपने आप को डिमोटिवेट कर दूंगा। लेकिन अगर तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें एक चैलेंज चाहिए, इरोडोव भी जा सकते हो। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं अच्छे से बताऊँगा। इनऑर्गेनिक पहले बात करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेना बिल्कुल। मैंने अभी देखा है, मेरे तो इस बार तो एनसीईआरटी सिर्फ इनऑर्गेनिक से नहीं, फिजिकल और ऑर्गेनिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मतलब ढूंढ के कोने से क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में भी। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद तुम इनऑर्गेनिक में आगे लोग जेडी ली भी पढ़ते हैं, थोड़े एडवांस के लिए। मैंने देखा है कि उसमें क्वेश्चन आते हैं, मैं एडवांस के पेपर अभी स्टडी कर रहा था, तो आते हैं क्वेश्चन। ये कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूज़ करी थी सेंगेज सीरीज़ है इनऑर्गेनिक की, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, जे एडवांस, जे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर तरह के क्वेश्चन हैं, सब एक ही जगह पे मिल जाते हैं, तो वो मैंने यूज़ करी थी। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी वैसे सफिशिएंट नहीं होती, उसके लिए कोचिंग के नोट्स ही अच्छे होते हैं। अगर तुम थ्योरी की बात करो, प्रैक्टिस के लिए एम.एस. चौहान स्टैंडर्ड बुक है, उसके अलावा आई थिंक आर.सी. मुखर्जी भी आती है, जो दोनों काफ़ी कंपेरेबल लेवल के हैं। मैंने अपने कोचिंग में लोगों को दोनों करते हुए देखा है, तो उसमें से कोई भी पिक कर सकता हूँ। मैं खुद एम.एस. चौहान करता हूँ, क्योंकि मैंने वही उठाई थी और मेरे को ठीक ही लगती है। थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं, बट ओवरऑल ठीक लगते हैं मेरे को। और बाकी एक और रेफरेंस बुक है जो मतलब है सॉलोमन्स फ्राइल्स करके है, बहुत मोटी बुक है। तो अगर तुम थोड़ा डीप जाना चाहते हो मैकेनिज़म्स वगैरह में और थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो जीओसी स्पेशली के लिए, तो हाँ वो भी कर सकते हो। फिज़िकल की बात करें, फिज़िकल की थ्योरी वैसे काफ़ी आसान होती है, सिंपल होती है, कोचिंग नोट से हो जाएगा, उसमें थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। फिर एन अवस्थी स्टैंडर्ड बुक है, मेरे पास भी है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो मैं तो वही रेकमेंड करूँगा। उसके अलावा भी अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, बट है, तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स है फिजिकल केमिस्ट्री की जो काफ़ी सिमिलर है। तो मैं तो एन अवस्थी करता था, काफ़ी अच्छी बुक है। बस वही है एक कि उसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो थोड़ा स्किप करने पड़ेंगे, इसलिए हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस उन्होंने वैल्यूज चेंज कर ली होती है, तो उसके ध्यान देना है। बाकी काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कोचिंग नोट्स के बाद, ऑब्वियसली कोचिंग मटेरियल के बाद। बीइंग ऑनेस्ट, ये सारे बुक्स का नाम मैंने हर एक जेई एस्पायरेंट के मुंह पे सुना है। ऐसे पूछो कि कौन से टॉप बुक्स है, तुम पूरा ऐसे रैप कर देते, एकदम रैप गॉड बन जाते हैं सभी लोग। ऑनेस्टली ये है बहुत कॉमन और बहुत नोन बुक्स है, और सच में जो बच्चे इनको शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, दे स्कोर्ड वेल, और हमेशा से अच्छा उन्होंने केयर करा है, स्कोर्ड नो डाउट। हाँ, प्रूवन बुक्स। अच्छा, अगर लास्ट में मैं पूछूं, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन अगर करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए तुमसे रोल का, जो रोल तुम्हारे आसपास के लोगों का है, बेसिकली रखते हैं पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स का कितना मेजर रोल रहा है इसमें ओवरऑल? तो आई थिंक मैंने तो अपनी मॉम से बात कर रखी है कि मेरे से पढ़ाई की बात नहीं करनी है, तुम मेरे से किसी और की भी बात कर लो, मेरे से पढ़ाई की बात मत करना। तो मेरी मॉम तो मेरे को वैसे कुछ बोलती नहीं है, तो वो अच्छा रहता है। तो मैं अपनी जो सारी पढ़ाई की बात करता हूँ,
वो मैं अपने डैड से करता हूँ। मेरे डैड बहुत इन्वॉल्व है इसमें, वो हमेशा मेरे से आके मेरे टेस्ट की बात करते हैं, मेरी पढ़ाई की बात करते हैं और मेरे कॉलेजेस की बात करते हैं। तो आई थिंक उनकी वजह से मेरे काफ़ी मोटिवेशन आ जाता है। जैसे कुछ दिन अगर मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो फिर वो आके हम बात करते हैं, फिर उसके बाद फिर सोचते हैं ठीक है हाँ ये कॉलेज में जाना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे जो मोटिवेशन मिलता है वो काफ़ी कुछ, वैसे तो मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मोटिवेशन आती है और जाती है, वो तो मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, तो तुम्हें अंदर से कुछ होना चाहिए। तो वही है, लेकिन आते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ चलो थोड़ा सा और पुश करके कर लेता। तो ये काफ़ी बड़ा रोल रहा है कि हाँ मैं कंटिन्यूसली करते रहा हूँ इतने, मतलब 1-2 साल हो गया अब तो। ऐसा पॉजिटिव वाइब अगर चारों ओर से आता है, और खास करके जब योर पेरेंट्स नो अ लॉट अबाउट व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें अगर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पता रहती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक जनरली अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो एक बहुत ही बड़ा एज गैप है, लाइक 40 ईयर्स के आसपास का। तो उसमें क्या होता है ना कि दे डोंट नो कि अभी एक्चुअली में चीज़ें क्या है, क्या हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा गैप बन जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता बाय द वे, वो तो अपन कर लेते हैं कैच। लेकिन यहाँ पर होता है ना कि एक अगर इंटरेक्शन हो जाए ना, और ये इंटरेक्शन ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा नेचुरली हो, अगर लेट सपोज कि अगर आप नहीं भी बना सकते हो तो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स, राइट। तुम तो ये सोचते हो कि हर कोई सोचता है कि पेरेंट्स से कनेक्शन रहती है ना, तो लाइक सारी पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है, उसके बाद दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एट दी एंड। सही बात है। ओके, तो सबसे पहले तो अपना ये कीमती टाइम, मुझे पता है कि अभी तुम्हारे माइंड में अभी तो फुल कूल रहना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो पूरा फोड़ने वाले हैं, ये सिंपल सी बात है, बहुत कूल रहना, एकदम चिल सीन है। तो सिंपली अभी अगर तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी तो ऑलरेडी हो गई है इतना ज़्यादा स्कोर करके कि भैया कुछ मिले ना मिले ट्रिपल IITs और NITs तो मिल ही रहे हैं। हाँ वो है। हाँ, तो ये एक सिक्योरिटी आती है, इससे ऑनेस्टली इससे बहुत ज़्यादा वो लगता है, लाइक काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से, और एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन ऐसा है कि हम प्रेशर नहीं है अब, तो ऐसा है कि जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना है, ऐसा कोई फेलियर का वो है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा होता है एक बार कि मैं ऑलरेडी, अगर मैं जैसे मैंने अपनी रैंक देखी है तो उसमें मेरा NIT तिरुचि, ट्रिपल IIT हैदराबाद, मुझे ऐसे जगह पे CS मिल जा रहा है। लाइक अगर प्रिडिक्टेड रैंक में देखो मेरी आ रही है, तो वो एक बहुत, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो कुछ IIT से भी बेटर है वो जो भी रैंकिंग्स आती है। तो अगर no doubt. तो अगर मेरा जैसे अगर किसी टॉप IIT में नहीं हुआ तो मेरे पास ये फॉल बैक ऑप्शन है जो मतलब बहुत प्रेशर ईज कर देता है इस एग्ज़ाम पे, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट मिलता है तो मैं बहुत, इतना 6 घंटे का एग्ज़ाम है, लोग पागल हो जाते देते, तो थोड़ा प्रेशर कम होता है। मैं तो बस यही प्रे करूँगा, और जितने भी लोग देख रहे हैं बस यही प्रे करें कि भाई को CS मिलना चाहिए, वो भी IIT बॉम्बे में, विदाउट एनी डाउट, है ना। तब असली सीन बनेगा। अच्छा, तो वीडियो को एंड करते करते लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि अगर तुमसे बोला जाए कि कोई एक टिप देना है जो भी अभी फ़िलहाल एस्पायरेंट्स है 11th-12th के जो JEE के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो उन्हें अगर एक टिप ऐसा देना है, एक गोल्डन टिप जो कि सच में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो तुम क्या देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा, ये तो मैंने यही एक टीचर को बोलते हुए सुना था कि अपने आप पे विश्वास रखना। तुम लोग कहीं ना कहे, तुम्हारे मार्क्स जो कहे ना कहे, अपने आप को बोलते रहना है कि मेरे से हो जाएगा। मैंने भी यही बिलीव करके किया था। मतलब ये जो चेंज इन माइंडसेट होता है ना, जो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है, और तुम्हारे एग्ज़ाम में जो तुम्हारा मेंटल प्रेशर होता है कि ओनो ये ऐसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन है, वो भी बहुत ईज़ करता है। और मैं तो कहता हूँ कि 3 चीज़ें तुम्हारा रिजल्ट ओवरऑल डिटरमिन करती है। तुम्हारी जो तुमने प्रेपरेशन करी है, तुम्हारे टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही है, और जो लक जो भगवान देते हैं वो। तो परफॉर्मेंस को अगर तुम एक कॉन्फिडेंस बनाए रखो अपना कि हाँ मेरे से हो जाएगा, मेरे से तो होना ही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से नहीं होगा, अगर तुम ऐसा एक माइंडसेट बना के रखोगे तो तुम्हारी बहुत हेल्प होगी जब तुम टेस्ट देने जाओगे। तुम्हें JEE से डरना नहीं है, ये डरने वाली बात नहीं है। तुम लोग बहुत, हाँ कंपटीशन है, बहुत टफ है सिलेबस, बट तुम कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना, ऐसा बिलीव करना, अपने आप को बिलीव करवाना है। सिंपली यही सोचना है कि भाई जो बंदा कर रहा है, लाइक तुमने ही करा, तो ऐसा थोड़ी है भाई कि तुम्हारे पास 4 आंखें हैं उसके पास 2 ही है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ अलग सा तो नहीं होता एट द एंड। मैं तो नॉर्मल ही बच्चा हूँ, तो ऐसा कुछ अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है। नाउ यू आर नॉट अ नॉर्मल किड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। यही होता है सही में। नाउ यू विल, अब तुमको बेसिकली लोग काफ़ी अलग ट्रीट करेंगे। एंड ये सिंपली बताऊँ तो तुम्हारे
2 साल के मेहनत का एक बहुत बड़ा फल है, जो कि भाई जिंदगी भर ऐसे टैग लग जाता है ऑनेस्टली। मेरे भी एक भैया IITian है फ्रॉम IIT गुवाहाटी, उनके ऐसा टैग लग चुका है। वो कहीं आ रहे हैं ना तो ऐसे लोग उसे दिखा रहे हैं, देखो देखो वो IIT गुवाहाटी है, टॉप रैंकर था, ही इज फ्रॉम आनंद सुपर 30 इफ अगर मैं सिंपली बताऊं तो ऐसा टैग लग जाता है कि अरे आनंद सुपर 30 से पढ़ा है। और ऐसा मूवी भी देख रहे थे ना फैमिली के साथ, तो ऐसा हो रहा था कि अरे देखो देखो पीछे वो खड़ा है, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा नॉर्मल सी चीज़ है। कोई नहीं, थैंक यू सो मच अपना इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए, और थैंक यू सो मच। एंड ठीक है, मैं मेरे तरफ से तो पूरा ऑल द बेस्ट रहेगा भाई, पूरा एकदम जम के प्रिपरेशन करो विदाउट एनी टेंशन, पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है। और बस, और अपनी जितनी भी टिप्स है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जितना हो सके उतना स्प्रेड करो, क्योंकि आई नो कि यू हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मेंटालिटी। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे काफ़ी लोग ना कुछ अलग अलग चीज़ें स्प्रेड करते हैं जेई के बारे में, बीइंग ऑनेस्ट, कि ऐसा है वैसा है। तो उसके लिए सच में कुछ ऐसे यंग लोग चाहिए तुम्हारे जैसे, जो कि एक्चुअली में पूरी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करे और ग्राउंड रियलिटी बताए। क्योंकि भाई टीचर्स का काम होता है थोड़ा सा उसको थोड़ा हाइप अप करना, बट एक्चुअली में चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादातर लोग तो पीछे ही हट जाते हैं यही देख के कि भैया कॉम्पिटिशन क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो वही चीज़ जो है अब तुम्हारे ही थ्रू होगा, और ऑफ कोर्स ही बात है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट हर तरफ से। और हाँ, व्लॉग देखने में काफ़ी मज़ा आया था, तो व्लॉग और बनाना है, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। और हाँ, इस वीडियो में मैंने कोशिश करा है कि मैं वो सारे क्वेश्चन पूछूं अक्षित से जो तुम लोगों में से काफ़ी बच्चे किसी भी एक जेई के स्कोरर से पूछना चाहते होगे। इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूंगा, इसकी तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट और मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए। एंड या ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ। मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर अक्षित चैनल, जो कि मैंने डाल रखा है, वहां पर तुम्हें लिंक मिल जाएगा। चलो, टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।